Hello dear students, welcome back to our channel. So in today's session, we will be talking about parturition and lactation. But before starting with the new session, अगर आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, then please go and click on the subscribe button. Done? Thank you. Let's start. So let's start with parturition. What is parturition? In our earlier section, we understood that what is pregnancy and what is the concept of placenta. That placenta plays a role in supplying nutrients from mother to the fetus. अब आज हम देखेंगे कि parturition क्या होता है. मतलब हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में अब तक ये कवर किया है कि एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है, उसका इम्प्लांटेशन कैसे होता है मदर के यूटरस में, और फिर उसके बाद में प्रेगनेंसी के पूरे प्रोसेस के टाइम पर कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, वो हार्मोन्स कहाँ से आते हैं. फिर प्लेसेंटा में हमने देखा कि अब जो हार्मोन प्रोड्यूस होना कम हो गए हैं तो उसकी जगह पे प्लेसेंटा उनका रोल टेक ओवर कर लेता है. सो ऑल दीज थिंग्स वी कवर्ड. अब बारी आती है कि जब फीटस फुली डेवलप हो चुका है, थर्ड ट्राइमेस्टर खत्म होने वाला है और अब फीटस को बॉडी के बाहर आना है, मतलब मदर की डिलीवरी करनी है. सो पार्चुरेशन इज नथिंग बट डिलीवरिंग द चाइल्ड. ओके, लेट्स हैव अ लुक. अब सबसे पहला इंट्रोडक्टरी पॉइंट हमको क्या बोला गया है यहाँ पर पार्चुरेशन का, दैट ह्यूमंस आर विविपैरस. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय विविपैरस? हमने पढ़ा है पहले भी, हमने ये स्कूल में पढ़ी हैं ये चीज़ें कि एनिमल्स या तो ओविपैरस होते हैं या तो विविपैरस होते हैं. ओविपैरस मतलब ऐसे एनिमल्स जो अंडा देते हैं और फिर उस अंडे से मतलब दे ले एग्स एंड दोज एग्स हैच लेटर. वो अंडे बाद में हैच होकर उसके अंदर से ऑफस्प्रिंग निकलता है, तो वो हो गए ओविपैरस एनिमल. ओवल शेप एग प्रोड्यूसिंग एनिमल्स. और जो दूसरे एनिमल्स हैं जो डायरेक्टली अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स को रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब एनिमल्स विच गिव बर्थ टू डायरेक्ट यंग वंस, जो अंडा नहीं देते हैं, जो डायरेक्टली बेबी प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज नोन एज विविपैरस. तो ह्यूमंस कौन से कैटेगरी में आते हैं? ऑब्वियसली इन द कैटेगरी ऑफ विविपैरस. सेकेंड पॉइंट में हमको पार्चुरेशन का डेफिनेशन दिया गया है. लेट अस हैव अ लुक दैट व्हाट इज पार्चुरेशन. Parturition is the process of giving birth to young ones. Okay, as we defined earlier, मैंने पहले ही आपको बताया what is parturition. जब कोई भी human या कोई भी animal अपने young one को, अपनी offspring को अपनी body से produce करेगा, बाहर deliver करेगा, that entire process is known as parturition. Parturition is nothing but delivering the child. Okay, all right. अब डिलीवरी करने के टाइम पर आपको भी पता है कि ह्यूमन बॉडी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और जो हमारा फीटस है वो अब तक यूटेरस के अंदर मतलब एंडोमेट्रियम के पास डेवलप हो रहा है, वहीं पर इम्प्लांट हुआ है. तो अब जब फीटस को बाहर आना है, वजाइनल ओपनिंग से जब फीटस को बाहर आना है, तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, बहुत सारा फिजिकल चेंज होगा. तो बॉडी में, फीमेल बॉडी में जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं ताकि फीटस आसानी से बॉडी से बाहर आ सके, वो फिजिकल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं? लेट अस हैव अ लुक. द फिजिकल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्ड इन पार्चुरेशन लाइक, कौन कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं? पहले यूटेरिन एंड एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शंस. आपका जो यूटेरिन वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऊपर का एब्डोमिनल वॉल कॉन्ट्रैक्ट होगा, तभी फीटस के ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा और फीटस नीचे की तरफ पुश होगा. मतलब इमेजिन करो दिस इज द यूटेरस और यहाँ पर आपका फीटस है. जब तक यहाँ से ऊपर से प्रेशर अप्लाई नहीं होगा तब तक ये फीटस नीचे की तरफ नहीं आएगा. तो ये कॉन्ट्रैक्शन एब्डोमिन, दिस इज द एब्डोमिनल रीजन. तो जब तक एब्डोमिनल रीजन से कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा तब तक फीटस नीचे की तरफ पुश नहीं होगा. सो फिजिकल एक्टिविटीज में क्या आता है? यूटेरिन एंड एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शंस. अब समझो कि एब्डोमिन कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और फीटस नीचे की तरफ पुश हो रहा है, तो यूटेरस के नीचे क्या प्रेजेंट है? दिस रीजन इज नोन एज सर्विक्स. अब यूटेरस से कॉन्ट्रैक्ट होकर हमारा फीटस नीचे आ चुका है, अब सर्विक्स के पास वो आ रहा है, तो सर्विक्स को भी कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा जिसके वजह से फीटस नीचे की तरफ पुश हो. सो आफ्टर यूटेरिन एंड एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन देयर इज डायलेशन ऑफ सर्विक्स. डायलेशन ऑफ सर्विक्स मतलब क्या होता है? पहले सर्विक्स रिलैक्स होता है ताकि फीटस वहाँ एडजस्ट हो जाए और फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है ताकि फीटस नीचे की तरफ पुश हो जाए. मतलब आप ऐसा इमेजिन करो कि एक कोई पाइप है, रबर पाइप है, उसके अंदर आप बॉल डाल रहे हो. तो आप जब बॉल डाल रहे हो, ऊपर से जब आप पाइप को कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो बॉल नीचे की तरफ पुश होगा, तो जहाँ पर वो पुश हो रहा है वो एरिया डायलेट हो जाएगा. डायलेट मतलब रिलैक्स हो जाएगा, थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा, और फिर जब वापस आप उस पर प्रेशर अप्लाई करोगे तो बॉल नीचे की तरफ जाएगा. सेम एक्टिविटी यहाँ पर भी हो रही है. पहले एब्डोमेन में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो फीटस नीचे की तरफ आ रहा है. जब फीटस नीचे की तरफ आ रहा है तो सर्विक्स डायलेट हो जा रहा है. फिर सर्विक्स पे प्रेशर अप्लाई करेगा तो फीटस नीचे आएगा वजाइना के पास और फिर वजाइना से वो बाहर पुल कर लिया जाएगा.
So the second activity that takes place is dilation of cervix and the third activity that takes place is passage of baby. मतलब फाइनली सर्विक्स के बाद बेबी वजाइना से बाहर पुल कर लिया जाता है, दैट इज पैसेज ऑफ बॉडी और बेबी, एंड दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज लेबर. इस इंटायर प्रोसेस को मतलब एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन से लेकर बेबी को बाहर निकालने तक ये पूरा प्रोसेस हम इसको क्या बोलते हैं, लेबर बोलते हैं. ऑलराइट, ओके. अब देखो लेबर को कैसे डिफाइन किया गया है. लेबर इज अकम्पनीड बाय लोकलाइज्ड सेंसेशन ऑफ डिस्कम्फर्ट और एगोनी कॉल्ड लेबर पेन्स. मतलब हमको यहाँ पर क्या बोला गया है कि जब मदर लेबर में जाती है, मतलब जब वो लेबर पेन फील करती है, जब उसकी बॉडी में इतना सारा फिजिकल चेंजेस होता है, जब उसकी बॉडी इतना ज़्यादा फिजिकल कॉन्ट्रैक्शंस दिखाती है, तो उस टाइम पे वो जो पेन, वो जो स्ट्रेस, वो जितना भी ज़्यादा स्ट्रेन अपनी बॉडी को दे रही है, वो जितना स्ट्रेन फील कर रही है, ऑल दैट इज काउंटेड एज लेबर पेन. ओके मतलब एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन से लेकर वजाइना से बेबी को या बॉडी को बाहर निकालने तक का प्रोसेस, दिस इज वेरी वेरी पेनफुल. इट इज सेड दैट डिलीवरिंग अ बेबी गिव्स यू द पेन ऑफ अ पर्सन हुज 140 बोन्स हैज़ बीन ब्रोकन. मतलब किसी इंसान का 140 से 160 बोन्स जब टूटता है तो उसको जितना पेन होता होगा उतना ही पेन एक मदर को होता है जब वो अपने बेबी को डिलीवर करती है. अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज़ अ वेरी पेनफुल प्रोसेस एंड दिस इज़ नोन एज लेबर पेन. ओके, ऑल राइट. सो दिस वॉज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द पार्चुरेशन. नाउ लेट अस हैव अ लुक कि ये पार्चुरेशन अपने आप नहीं होता है तो इसको क्या कौन कंट्रोल करता है. बिकॉज ऑब्वियसली ये अपने आप नहीं होता है, बहुत सारे हॉर्मोन्स का यहाँ पर रोल प्ले है. ठीक है, let us have a look. Parturition is controlled by a complex neuroendocrine mechanism. क्या बोला गया है यहाँ पर हमको, पार्चुरेशन को कौन कंट्रोल करता है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म. न्यूरो मीन्स समथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन मीन्स द एंडोक्राइन हॉर्मोन्स, मतलब ऐसे हॉर्मोन्स जो बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम में डायरेक्टली स्प्रेड होते हैं. आई होप आपको पता है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के बीच का डिफरेंस. एंडोक्राइन मतलब क्या होते हैं, जो बॉडी में अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और एक्सोक्राइन क्या होते हैं, समझो कोई ग्लैंड है वो अपना प्रोडक्ट बनाएगी और वो प्रोडक्ट डायरेक्टली बॉडी में स्प्रेड नहीं होगा, वो किसी ट्यूब के थ्रू ऑर्गन तक जाएगा. सो दैट इज एक्सोक्राइन. और एंडोक्राइन में पूरी बॉडी में डायरेक्ट स्प्रेड होता है हार्मोन. सो पार्चुरेशन इज कंट्रोल्ड बाय अ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म. मतलब इट इज अ टोटल मैकेनिज्म विच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी. ठीक है, कैसे? सिग्नल्स अराइज फ्रॉम द फुल्ली फॉर्म्ड फीटस एंड प्लेसेंटा. आपका फीटस जब पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है और 9 मंथ्स कंप्लीट होने वाले हैं, मतलब 3rd ट्राइमेस्टर एंड होने वाला है, तो अब प्लेसेंटा और फीटस में से सिग्नल प्रोड्यूस होगा. क्या सिग्नल प्रोड्यूस होगा? इट कॉजेज माइल्ड यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन. फीटस अब इतना बढ़ गया है साइज में कि अब उसको यूट्रस के अंदर जगह नहीं हो रही है. नाउ इट इज नॉट एबल टू अकोमोडेट इटसेल्फ ओवर देयर. तो अब वो अपने यूटेरिन वॉल के ऊपर ऐसे प्रेशर अप्लाई करेगा. मतलब जहाँ पर हमारा फीटस है, दिस इज द यूट्रस, जहाँ पर आपका फीटस है वहाँ पर अब फीटस को जगह नहीं हो रही है रहने के लिए, क्योंकि फीटस कंटिन्यू बढ़ रहा है. तो अब उसको जगह चाहिए. जब फीटस को और जगह चाहिए बढ़ने के लिए, तो अब वो बॉडी में पेन क्रिएट करेगा, क्योंकि यूट्रस के वॉल इससे ज़्यादा एक्सपांड नहीं हो सकती. So the fetus starts creating mild uterine contractions accompanied by rise in estrogen and progesterone ratio. जैसे जैसे फीटस बढ़ते जाता है उसकी न्यूट्रिशन की डिमांड बढ़ते जाती है, और न्यूट्रिशन बनाने का काम किसका है? प्रोजेस्टेरॉन का. क्योंकि ये हम लास्ट 2-3 लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन्स द प्रेगनेंसी. PP, मैं आपको ये बहुत पहले से ये सिग्निफिकेंस बताते आ रही हूँ कि याद कैसे रखना है. ठीक है, सो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का रेशियो मेंटेन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा, मतलब बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है. ओके, सो इट इज़ अकम्पनीड बाय द राइज इन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रेशियो. बेबी को न्यूट्रिशन चाहिए तो प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा चाहिए, और प्रोजेस्टेरॉन बढ़ रहा है विथ इंक्रीज इन ऑक्सीटॉक्सिन रिसेप्टर्स. और जितना प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा उतना ऑक्सीटॉक्सिन रिसेप्टर भी बढ़ेगा, क्योंकि ऑक्सीटॉक्सिन रिसेप्टर क्या करता है? मैमरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है. मैमरी ग्लैंड्स क्या करती हैं? लैक्टेशन करती हैं, मिल्क प्रोड्यूस करती हैं. आई होप दैट यू आर गेटिंग द लिंक. ओके, सो ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं. प्रोजेस्टेरॉन का रेशियो बढ़ रहा है, ऑक्सीटॉक्सिन का लेवल बढ़ रहा है. नाउ व्हाट विल हैपन? ओके, they cause vigorous contractions of myometrium of uterus at the end of pregnancy. मतलब ये जो हार्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जिनका लेवल बढ़ चुका है, और हमारा ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन जो है इसका जो लेवल बढ़ चुका है, दे
कॉज विगरस कॉन्ट्रैक्शन। अब ये हमारे यूट्रस के मायोमेट्रियम वॉल में, आपको याद होगा कि यूट्रस में 3 वॉल होती हैं, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। ओके, सो जो मिडल वॉल है, मायोमेट्रियम, मिडल मसल है, दिस मिडल मसल इज गोइंग टू फेस कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पर बहुत सारा कॉन्ट्रैक्शन होगा क्योंकि बेबी को एकदम बाहर की तरफ पुश करना है। समझो आपका फीटस जो है, लेट मी ड्रॉ इट ओवर हियर, सपोज दिस इज यूट्रस, ओके, योर फीटस इज हियर, दिस इज योर फीटस, ठीक है। अब इसको अगर मुझे, ये सर्विक्स तक आ गया है, अब इसको मुझे वजाइना से बाहर एक्सपेल करना है, इसको वजाइना से बाहर निकालना है। सो यहाँ पर जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा, मायोमेट्रियम में जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा, फीटस उतने जल्दी बाहर आएगा। अंडरस्टूड एवरीबडी? सो दैट इज़ वाई इट कॉज विगरस कॉन्ट्रैक्शन। विगरस मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल का कॉन्ट्रैक्शन ऑन मायोमेट्रियम ऑफ यूटरस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद, एक तो जब पार्चुरेशन हो रहा है, मतलब जब बेबी को बाहर निकालना है तभी भी उस पर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, और एक बार जब बेबी बाहर निकल जाएगा तो यूटरस को नॉर्मल शेप में आने के लिए वापस कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि जब फीटस बन रहा था तभी यूटरस एक्सपांड हुआ था उसको जगह देने के लिए, लेकिन अब तो फीटस नहीं है बॉडी में, तो अब वापस यूटरस को नॉर्मल शेप लेना है, इसीलिए वापस से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो दोनों ही सिचुएशन में हमारा मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, फर्स्ट while delivering the child, second after the pregnancy, to take the uterus into the normal shape. Okay, let's move ahead. ओके, सो जैसे कि हमने लास्ट स्टेप देखा कि मायोमेट्रियम में बहुत ज़्यादा विगरस कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, ताकि फीटस को बाहर की तरफ पुश किया जाए। द नेक्स्ट स्टेप इज दैट द फुल्ली डेवलप्ड फीटस जो फुल्ली डेवलप हो चुका है, नाउ इट्स पिट्यूटरी ग्लैंड, उस फीटस का खुद का पिट्यूटरी ग्लैंड और ब्रेन काम कर रहा है। ओके, सो द फुल्ली डेवलप्ड फीटस गिव्स सिग्नल्स फॉर यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन। मतलब हमारा जो फीटस है, अब फीटस से सिग्नल आ रहा है कि यूटेरिन को कॉन्ट्रैक्ट करो, मुझे बाहर जाना है। मतलब बेसिकली क्या होता है कि फीटस जो है वो साइज में इंक्रीज होते जा रहा है, जिसके वजह से अब यूटरस में जगह नहीं है फीटस को अकोमोडेट करने के लिए, तो अब फीटस के पिट्यूटरी ग्लैंड से सिग्नल्स आते हैं। सी, द फुल्ली डेवलप्ड फीटस गिव्स सिग्नल फॉर यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शंस बाय सेक्रेटिंग 2 हार्मोन्स। First, adrenocorticotropic hormone is ACTH from pituitary and corticosteroids from adrenal gland. किडनी के ऊपर जो एक छोटा सा ऐसे कैप जैसा, टोपी जैसा ग्लैंड होता है ना, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक ACTH और एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये दोनों हार्मोन क्या कर रहे हैं? ये दोनों हार्मोन फीटस के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। मतलब फीटस जो है अब वो मदर के यूटरस के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है ताकि मदर का यूटेरिन वॉल कॉन्ट्रैक्ट हो, क्योंकि फीटस को बाहर आना है। ठीक है, तो फीटस के पास से जो सिग्नल आ रहा है वो कैसे आ रहा है? बाय द सेक्रीशन ऑफ ACTH एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब क्या होगा? ये तो हो गया फीटस का रोल कि उसको बाहर निकलना है, तो वो कौन सा सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है। अब बारी आती है मदर के बॉडी की। ठीक है, सो दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन फ्रॉम मदर्स पिट्यूटरी ग्लैंड। जब फीटस के पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं ACTH और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, तो मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या प्रोड्यूस होंगे? ऑक्सीटॉक्सिन। और ये जो मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या करेगा? वो यूटेरिन मसल के ऊपर एक्ट करेगा और वो यूटरस को और ज़्यादा विगरसली कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मतलब अब बेसिकली 3rd ट्राइमेस्टर खत्म हो चुका है, अब पार्चुरेशन करना है, बेबी को बाहर आना है, तो हर एंगल से यूटरस पे कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई किया जाएगा ताकि बेबी बाहर की तरफ पुश हो। अंडरस्टैंडिंग? तो पहले फीटस ने अपनी तरफ से हार्मोन बनाया ACTH एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, और फिर मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन प्रोड्यूस हुआ दैट इज ऑक्सीटॉक्सिन फॉर विगरस कॉन्ट्रैक्शन इन द यूटेरिन वॉल। ओके, दिस विल लीड टू द एक्सपल्शन ऑफ बेबी फ्रॉम द यूटरस। तो इसके वजह से क्या होगा? इतना ज़्यादा जब यूटरस के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन होगा, प्रेशर अप्लाई होगा, तो फाइनली यूटरस जो है, फाइनली बेबी जो है वो यूटरस से बाहर आ जाएगा, मतलब फाइनली डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। दिस एक्सपल्शन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। लेट अस हैव अ लुक दैट व्हाट आर दोज 3 स्टेजेस। ओके, सो द फॉलोइंग 3 steps are dilation stage, expulsion stage, and the later one is after birth stage. First we are going to discuss about the dilation stage. Dilation stage में क्या होता है? सबसे पहले तो ये stage समझने से पहले आप इस word का meaning समझ लो। Dilation means expansion और relaxation. Okay, it is the opposite of contraction. So dilation stage में क्या होगा? Uterine contraction begins from top. Okay, मतलब just imagine that this is the uterus and here is your fetus. Okay, this region is cervix and this
further contracted region, the narrower region is vagina. Okay, so our fetus is over here. अब होगा क्या कि अगर fetus को बाहर आना है तो वो कॉन्ट्रैक्शन, ऊपर के यूट्रीन मसल से जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फीटस नीचे की तरफ पुश होगा. और ये कॉन्ट्रैक्शन किसके वजह से होगा? फीटस ने जो ACTH और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बनाए हैं उसके वजह से, और मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ऑक्सीटॉक्सिन बना है उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा. सो यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन बिगिंस फ्रॉम टॉप, ऊपर की तरफ से यूट्रीन वॉल में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, फोर्सिंग द बेबी टुवर्ड्स द सर्विक्स. ऊपर की तरफ जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसके वजह से बेबी को कौन से डायरेक्शन में फोर्स किया जा रहा है? सर्विक्स के डायरेक्शन में, इन द लोअर डायरेक्शन. ओके, contractions are accompanied by pain caused by compression of blood vessels. Now it is very obvious कि जब contraction होगा, muscles में जब contraction होगा तो blood vessels भी rupture होंगे, कुछ blood vessels rupture होंगे, कुछ blood vessels एकदम press हो जाएंगे, जिनकी वजह से body में extreme pain होगा, क्योंकि muscles भी rupture होते हैं उस टाइम पे. मतलब जब contraction होता है तो muscles they tear apart to push the baby towards the cervix. Okay, and that causes a lot of pain. Oxytocin induced uterine contractions becomes stronger and stronger. They becomes the most strongest कॉन्ट्रैक्टेड फोर्स. ओके, मतलब ऑक्सीटॉक्सिन, फीमेल के पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ऑक्सीटॉक्सिन बना था मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से, उस ऑक्सीटॉक्सिन के वजह से यूटरस पे इतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई हो रहा है दैट द प्रेशर बिकम्स स्ट्रॉन्गेस्ट, द कॉन्ट्रैक्शन बिकम्स स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यू टू द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स. स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है? जैसे जैसे फीटस नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो साइड साइड के यूट्रीन वॉल पे वो स्टिमुलस फील हो रहा है. स्टिमुलस मतलब सिग्नल मिल रहा है कि हाँ अब फीटस का पोजीशन चेंज हो रहा है. जैसे जैसे फीटस अपना पोजीशन चेंज करके नीचे की तरफ आ रहा है वैसे वैसे ऑक्सीटॉक्सिन और प्रोड्यूस हो रहा है और प्रोड्यूस हो रहा है, और जितना ज़्यादा ऑक्सीटॉक्सिन प्रोड्यूस होगा उतना कॉन्ट्रैक्शन होगा, जितना कॉन्ट्रैक्शन होगा उतने मसल्स कंप्रेस होंगे, और जितना ज़्यादा मसल कंप्रेस होगा उतना ज़्यादा पेन होगा. सो इट रिजल्ट्स इन अ लॉट ऑफ पेन एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन. ओके, मूविंग अहेड. आगे क्या दिया गया है हमको? लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड सो दैट आई कैन शो यू अनदर डायग्राम. Okay, the next point says that as the baby is pushed down in the uterus, क्या बताया जा रहा है अब हमको? डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे बेबी को यूटरस की तरफ पुश किया जा रहा है, इट्स हेड कम्स टू लाई अगेंस्ट सर्विक्स. जैसे कि आप फर्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं कि जैसे बेबी को यूटरस की तरफ पुश किया जा रहा है, सर्विक्स की तरफ पुश किया जा रहा है, ऐसे आपका यूटरस है, यूटरस के अंदर जो फीटस है, जैसे इस फीटस को आगे की तरफ पुश किया जा रहा है, मतलब पीछे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यूटरस पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ये फीटस जो आगे जा रहा है, ये जैसे जैसे आगे जा रहा है, ये कहाँ पर जा रहा है? ये सर्विक्स की तरफ जा रहा है. कहाँ जा रहा है? सर्विक्स की तरफ जा रहा है. So the baby is pushed down in the uterus and it comes to lie against the cervix. Cervix के एकदम सामने आ जाता है हमारा fetus. Cervix gets dilated. तो अब क्या होगा कि वो जो cervix है वो थोड़ा सा dilate हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर fetus को खुद को adjust करना है. मतलब fetus का जो head है वो cervix region में adjust हो जाए, इसीलिए cervix थोड़ा सा dilate हो जाएगा. मतलब अब आपको next diagram में जो दिखाई दे रहा है, this is the initial phase, the latent phase, जहाँ पर आपका fetus सिर्फ खुद को एडजस्ट कर रहा है, मतलब वो इस हिसाब से एडजस्ट कर रहा है कि उसका हेड सर्विक्स के पास जाए. और नेक्स्ट फेज में क्या दिखाई दे रहा है कि उसका हेड सर्विक्स के पास जा चुका है, पर अब वो हेड थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई कर रहा है सर्विक्स के ऊपर. ओके, सो सर्विक्स गेट्स डायलेटेड, द वजाइना ऑल्सो शोज सिमिलर डायलेशन. तो अब सर्विक्स में क्या हो गया है? सर्विक्स में डायलेशन हो गया है, सर्विक्स थोड़ा सा स्वेल हो गया है. ओके, दिस स्टेज ऑफ लेबर कैन नॉर्मली लास्ट अप टू फ्यू आवर्स. मतलब फीटस जो है ना, जो बेबी है, वो कंटिन्यू यूटरस में अंदर अंदर घूमते रहता है. तो एक बार जब उसका हेड, उसका जो सर है वो यूटरस की तरफ आ जाए और वो सर्विक्स की तरफ जब आ जाता है, इट मीन्स दैट इज द टाइम व्हेन द फीटस इज रेडी टू कम आउट ऑफ द बॉडी. तो फर्स्ट स्टेज में हमने क्या देखा लेटेंट फेज में कि हमारे फीटस का हेड सर्विक्स के डायरेक्शन में हुआ है, और सेकेंड स्टेज में हमने क्या देखा कि वो फीटस जो है वो सर्विक्स की तरफ पुश हो रहा है. तो सर्विक्स का जो मेम्ब्रेन है वो थोड़ा सा डायलेट हो गया है, मतलब पहले जो सर्विक्स छोटा था अब वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया है, थोड़ा सा एक्सपांड हो गया है. ऑलराइट, एंड ये फेज होने में कम से कम कुछ आवर्स लगते हैं. इट एंड्स इन रप्चरिंग ऑफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन ऑफ फीटस, और जिसकी वजह से क्या होता है, जब आपका सर्विक्स बहुत ज़्यादा आपका फीटस जब बहुत ज़्यादा सर्विक्स के पास चला जाता है, तो आप देख रहे हो कि वहाँ पर लेबल क्या किया गया है. ये सेकंड डायग्राम में क्या लेबल किया गया है? ई फेस्ड सर्विक्स. क्या लेबल किया गया है? ई फेस्ड सर्विक्स.
तो आपका फीटस जब सर्विक्स के पास जा रहा है और उसका हेड सर्विक्स के पास एडजस्ट हो चुका है तो वो एमनियोटिक मेम्ब्रेन ब्रेक कर देगा। एमनियोटिक मेम्ब्रेन ब्रेक करने की वजह से क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड बर्स्ट हो जाता है, और एमनियोटिक फ्लूइड जब बर्स्ट होता है तो वाटर रिलीज होता है। बहुत सारे लोग इसको कॉमन टर्म्स में बोलते हैं दैट माई वाटर बैग हैज़ ब्रोकन, मेरा जो पानी का थैली है वो टूट चुका है। इट मीन्स कि अब कभी भी डिलीवरी हो सकती है, कभी भी बच्चा बाहर आ सकता है, क्योंकि फीटस जो है वो सर्विक्स के पास जाके उस मेम्ब्रेन को ब्रेक कर चुका है, अब वो बस वजाइना में एंटर करना बाकी है। डिड यू अंडरस्टूड द फर्स्ट स्टेज? दिस इज द डायलेशन stage. Let us move on with the second stage. Okay, so this is the second stage, that is the expulsion stage. Expulsion stage में क्या होगा, हमने क्या देखा अभी अपने डायलेशन स्टेज में कि हमारा जो फीटस है वो यूटरस के सर्विक्स तक पहुंच चुका है। अब उसने सर्विक्स के बाहर का मेम्ब्रेन भी ब्रेक कर दिया, मतलब एमनियोटिक कैविटी जो थी, एमनियोटिक सैक जो था, वो एमनियोटिक सैक ब्रेक हो चुका है और उसके अंदर का सारा फ्लूइड बाहर आ चुका है। सो नाउ द बेबी इज रेडी टू कम आउट ऑफ द वजाइना, कम आउट ऑफ द फीटस सर्विक्स। ओके, सो एक्सपल्शन स्टेज में क्या होगा, इन द एक्सपल्शन स्टेज द यूटरीन एंड द एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शंस इट बिकम स्ट्रॉन्गर। एक्सपल्शन स्टेज में भी क्या हो रहा है कि यूटरीन कॉन्ट्रैक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, क्योंकि अब बेबी को पूरी तरीके से बाहर भेजना है, वजाइना से भी बाहर एक्सपेल करना है। नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है, नॉर्मल केसेस में, कि बेबी का जो हेड है पहले वो बाहर आता है। ओके, दिस हैपेंस इन नॉर्मल डिलीवरी। और अब नॉर्मल, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो अलग टाइप की जो डिलीवरी होती है उसमें क्या होता है कि पहले पैर बाहर आते हैं। नाउ दैट इज़ अ वेरी रिस्की केस बिकॉज इट टोटली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। हो सकता है कि फीटस जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड में ट्विस्ट हो जाए, प्लेसेंटा के साथ उसका पूरा ट्विस्टिंग हो जाए, सो इट्स अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। सो नॉर्मल डिलीवरी में क्या होगा, हमेशा याद रखो कि पहले हेड बाहर आएगा। अभी आप यहाँ पर देखो, यहाँ डायग्राम में क्या देख रहे हो आप कि जैसे हमारा फीटस बाहर आने के लिए रेडी है, उसका सर्विक्स से वो बाहर आ रहा है, वो वजाइना तक पहुँच चुका है और उसका हेड जो है वो वजाइना से बाहर आते हुए दिखाई दे रहा है। और जब फीटस का हेड वजाइना से बाहर आता है तो उसको हम बोलते हैं क्राउनिंग ऑफ द हेड। क्राउनिंग ऑफ द हेड मतलब कि जो डॉक्टर है जो बच्चे की डिलीवरी कर रहा है उसको फीटस का हेड दिखाई दे रहा है। जब हेड दिखाई देता है तो उसके हेड का सपोर्ट लेकर फीटस को बाहर की तरफ पुल किया जाता है, खींचा जाता है। अंडरस्टूड एवरीबडी? ओके, सो इन नॉर्मल डिलीवरी द फीटस पासिस आउट थ्रू सर्विक्स। नॉर्मल डिलीवरी में सर्विक्स से फीटस जाएगा एंड वजाइना विथ हेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो नॉर्मल डिलीवरी कैसी होगी, हेड फीटस का आगे होगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। दिस एंटायर प्रोसेस, मतलब ये हेड बाहर आने में और पूरा का पूरा फीटस बाहर आने के लिए टाइम अप्रॉक्सीमेटली टेकन इज 20 to 60 minutes। इफ द हेल्थ ऑफ द मदर इज गुड एंड इफ एवरीथिंग गोज स्मूथली तो आधे घंटे में ये प्रोसेस खत्म हो जाता है, अदरवाइज समटाइम्स इट टेक्स अराउंड 60 minutes ऑल्सो। द अम्बिलिकल कॉर्ड इज टाइड एंड कट ऑफ क्लोज टू द बेबीज नेवल। जब फीटस बाहर आ जाता है तो आप डायग्राम में देख रहे हैं कि उसके साथ अभी तक उसका अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्टेड है, मतलब प्लेसेंटा और फीटस का जो नेवल था, जो उसकी नाभि होती है, उसके नाभि से वो अम्बिलिकल कॉर्ड अभी तक कनेक्टेड है। तो जैसे ही फीटस बाहर आ जाता है, जैसे ही फीटस को वजाइना से बाहर निकाल लिया जाता है तो एक क्लैंप, एक क्लिप बेबी के नेवल के पास लगाया जाता है, उसकी नाभि के पास लगाया जाता है, बेली बटन के पास, और एक क्लिप मदर के ये प्लेसेंटा के पास लगाया जाता है और उसको कट कर दिया जाता है। ओके, और ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है इसको ही प्रिजर्व कर दिया जाता है। हमने अभी पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में अबाउट द अम्बिलिकल कॉर्ड प्रिजर्वेशन, कॉर्ड ब्लड प्रिजर्वेशन, CBB। तो वो वही होता है, वो अम्बिलिकल कॉर्ड जो कट करके निकाला वो प्रिजर्व कर दिया जाता है क्रायोजेनिकली। ओके, सो बेबी के नेवल के पास से ये अम्बिलिकल कॉर्ड कट करते हैं और फिर बेबी को टाल में वाइप करके उसको अच्छे से क्लीन कर देते हैं। और धीरे धीरे करके आफ्टर बर्थ के स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पर डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि अम्बिलिकल कॉर्ड बेबी के नेवल से कट करके साइड में कर दिया गया है। इसके नेक्स्ट स्टेज में क्या देखेंगे हम कि वो प्लेसेंटा भी धीरे धीरे करके मदर की बॉडी से बाहर आ जाता है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। सो दिस इज द थर्ड स्टेज, दैट इज आफ्टर बर्थ। इस स्टेज में क्या होगा, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी द प्लेसेंटा सेपरेट्स फ्रॉम द यूटरस एंड इट इज एक्सपेल्ड आउट एज आफ्टर बर्थ। मतलब अभी हमने जो अर्लियर स्टेज में देखा, एक्सपल्शन स्टेज में, कि फीटस का जो अम्बिलिकल कॉर्ड था वो कट कर दिया गया और जो बचा हुआ
प्लेसेंटा है वो मदर की बॉडी से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ रहता है, क्योंकि हमने 2 क्लिप लगाए थे, 2 क्लैंप लगाए थे, एक बेबी के नेवल के पास और एक मदर के बॉडी से जो प्लेसेंटा निकल रहा था वहाँ पर। तो जैसे अब बेबी अलग हो गया है तो ये बचा हुआ जो प्लेसेंटा है या तो आपको प्रिजर्व करना है तो आप कॉर्ड ब्लड बैंक में उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, या धीरे धीरे करके मदर की बॉडी के अंदर, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि मदर की बॉडी के अंदर जो बचा हुआ प्लेसेंटा है धीरे धीरे करके कंटिन्यू, जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन जैसे जैसे होता रहेगा बचा हुआ प्लेसेंटा भी बाहर आ जाएगा, और ये प्रोसेस होने के लिए लगता है कुछ 10 to 45 मिनट्स आफ्टर द डिलीवरी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी और लास्ट स्टेज ऑफ पार्चुरेशन, विच इज नोन एज आफ्टर बर्थ. Okay, so the remaining placenta is expelled out of the body due to severe contractions of the uterus, and it takes about 10 to 45 minutes approximately after the delivery. Okay, did you understand everything? Did you understand the diagram that is given over here? Okay, I hope that everything is clear. Let's move ahead. Okay, so this is the next topic, that is lactation. What has been told over here, lactation means providing milk और प्रोवाइडिंग द फूड सोर्स फॉर द न्यूबॉर्न बेबी। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये लैक्टेशन प्रोसेस कब स्टार्ट होता है। हमने हमारे इनिशियल लेक्चर्स में पढ़ा था कि मैमरी ग्लैंड कब एक्टिव होती है। मैमरी ग्लैंड जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तब मैमरी ग्लैंड एक्टिव होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब वो मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वो मिल्क रिलीज कब स्टार्ट करते हैं, जब बेबी पार्चुराइज्ड हो जाता है, मतलब उसको जब बाहर निकाल देते हैं, जब पार्चुरेशन कंप्लीट हो जाता है तब आपका लैक्टेशन स्टार्ट होता है। ओके, सो यहाँ पर हमको क्या बताया गया है, द मैमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। तो मैमरी ग्लैंड जो है वो मिल्क रिलीज करना कब स्टार्ट करेगी, एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, एंड दैट प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग मिल्क एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी इज नोन एज लैक्टेशन. लैक्टेशन मीन्स producing milk or producing food for the newborn baby. Prolactin is the hormone which is responsible for production of milk. Now this next point is very very important. You can put a star mark for it. This question can be asked as 1 mark question in your 12th board exam, or it can be asked in NEET entrance exam also. So please make sure कि मिल्क बनाने के लिए कौन सा पर्टिकुलर हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। वैसे तो बहुत सारे हार्मोन चाहिए, लेकिन जो सबसे इनिशियल सबसे एसेंशियल हार्मोन है वो कौन सा है, प्रोलैक्टिन। बिना प्रोलैक्टिन हार्मोन के आपका मिल्क प्रोड्यूस नहीं होगा। थर्ड पॉइंट हमको क्या बताता है, लैक्टेशन हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यूबॉर्न बेबी। मैं कब से यही बोल रही हूँ कि लैक्टेशन क्या करता है, लैक्टेशन मिल्क बनाता है, और वो मिल्क हम किस लिए यूज़ करते हैं, न्यूबॉर्न बेबी को फीड करने के लिए, उसको खिलाने पिलाने के लिए, ओके, न्यूट्रिशन सप्लाई करने के लिए। The fluid secreted by the mammary gland soon after the childbirth is called colostrum. अब ये जो next point हमको बोला गया है about the colostrum, it is very very important. क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है वैसे ही मदर के ब्रेस्ट से जो येलो मिल्क निकलता है, इट इज़ लिटिल येलोइश इन कलर, उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम। अब पहले क्या होता था, इन वेरी अर्लियर डेज ऐसा मिथ था, ऐसा गलत फहमी था, ऐसा मिसकंसेप्शन था लोगों को कि वो ना मदर का जमा हुआ मिल्क है, मतलब वो ऐसे ख़राब मिल्क है तो उसको बच्चे को नहीं पिलाना चाहिए। ये बहुत ही गलत मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत ही गलत मिसकंसेप्शन था। इनफैक्ट मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है जो थोड़ा सा येलो कलर का होता है वो बेबी के लिए सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है। क्यों? लेट अस हैव अ लुक एट इट। ये जो कोलेस्ट्रम होता है, जो फर्स्ट मिल्क, इट इज़ द स्टिकी एंड येलो फ्लूइड secreted by the mammary glands soon after the child birth. जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो ब्रेस्ट से जो मिल्क प्रोड्यूस होता है येलो कलर का, दैट इज नोन एज कोलेस्ट्रम। अब ये कोलेस्ट्रम क्यों अच्छा है बेबी के लिए, ध्यान से सुनो। इट कंटेन्स प्रोटीन्स, इट कंटेन्स लैक्टोज, एंड इट ऑल्सो कंटेन्स मदर्स एंटीबॉडीज, फॉर एग्जाम्पल IgA। मतलब देखो, आपको पता है कि जब तक बेबी मदर के बॉडी के अंदर था, जब तक बेबी वुम्ब में था, तब तक उसको कोई भी डिजीज नहीं हो रही थी, क्योंकि उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा था, मदर की एंटीबॉडीज प्रोटेक्ट कर रहे थे। मतलब जब भी कोई फॉरेन एंटीजन मदर के बॉडी में जाता था तो मदर के एंटीबॉडीज उससे फाइट करते थे, बेबी को खुद को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब बेबी सडनली बाहर आ गया है, अपने 9 मंथ वो जिस एनवायरमेंट में था उस एनवायरमेंट से बेबी सडनली बाहर आ गया है, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा चांसेस उसके इन्फेक्शन के बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब अचानक से एनवायरमेंट चेंज होता है तो
हम जल्दी से कोप अप नहीं कर पाते, एनवायरनमेंट के साथ खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते, तो हो सकता है कि उसको इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ जाए। तो उस टाइम पे अगर हम बेबी को मदर का ये जो फर्स्ट मिल्क होता है कोलेस्ट्रम, अगर ये पिलाएंगे तो इसमें क्या है, इसमें मदर का रेडीमेड एंटीबॉडीज़ है। तो जब तक बेबी खुद का एंटीबॉडी बनाने के लायक नहीं हो जाएगा तब तक वो किसकी एंटीबॉडीज़ की मदद लेगा, वो मदर के एंटीबॉडीज़ की मदद लेगा। और पहले के लोग क्या करते थे, वो लोग यही मिल्क फेंक देते थे ये सोचकर कि वो मिल्क खराब है, वो बच्चे को नहीं पिलाना चाहिए, और जिसके वजह से अर्लियर टाइम्स में बच्चों का मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होता था, मतलब उनका डेथ रेट बहुत ज़्यादा होता था। सो ऑलवेज मेक श्योर कि मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है दैट इज़ कोलोस्ट्रम, वो कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। इनफैक्ट वो बच्चे को सबसे पहले पिलाना चाहिए बिकॉज इट कंटेन्स मदर्स एंटीबॉडीज एंड इट ऑल्सो कंटेन्स इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोटीन एंड लैक्टोज। आगे क्या बताया गया है, द फैट कंटेंट इन कोलेस्ट्रॉम इज वेरी लो, सो नॉट टू वरी अबाउट दैट। The antibodies present in it helps in developing resistance for the newborn baby at a time when its own immune response is not fully developed, जो मैंने आपको आगे एक्सप्लेन किया। आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन पूछा गया है, why is it said that consumption of mother milk is safest for the newborn? तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है आपके टेक्स्ट बुक में, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर ये है। क्या है आंसर, दैट द एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द फर्स्ट मिल्क, इन द मदर्स मिल्क, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग रेजिस्टेंस। वो मदर का मिल्क बच्चे को हेल्प करता है कि वो अपना रेजिस्टेंस तैयार करे बाहर के एंटीजेंस के अगेंस्ट for the newborn baby at a time when the own immune response of the baby is not fully developed। जब तक बच्चा खुद का immune response नहीं बना लेता तब तक वो मदर के एंटीबॉडीज़ को यूज़ करता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो आई होप दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ लैक्टेशन इज प्रिटी क्लियर टू यू एंड यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। इफ यू हैवंट अंडरस्टूड देन प्लीज लेट अस नो इन अवर कमेंट सेक्शन, ओके? Alright dear students, so I hope that you understood the process of parturition and lactation properly. Okay, I have tried my best to explain these topics in detail in using simple terms. फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया है, then make sure that you read your textbook first and then ask your doubts in our comment section. We will be more than happy to solve your doubts. And if you liked our video, then do not forget to click on the like button. Please comment your views about the sessions and please share these videos with as many people as possible. Thank you. Stay tuned. See you soon.